हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ सिटी चैलेंज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा जब भारत ने अपना चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करा। India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole. Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. वीडियो में हम बात करेंगे उन स्पेस मिशंस के बारे में जिसके बदौलत हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। साथ ही साथ इसमें यूएसएसआर और यूएस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और आखिरी में हम ये देखेंगे कि आखिरकार चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या अचीव करने मून के सरफेस पे गए। तो फिर शुरू करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चंद्रयान 1 ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसकी वजह से सबका ध्यान मून पे आ गया, वो है वाटर ऑन द मून। जी हाँ, इसरो की स्टडी से ये पता लगा कि डार्क साइड ऑफ द मून, जो कि साउथ पोल ऑफ द मून है, वहाँ पे पानी के अवशेष मिले हैं। इसके बाद इजराइल, जापान, यूएसएसआर सब अपने रॉकेट स्पेस पे भेजने लगे, स्पेशली मून की तरफ, और इसके बारे में और स्टडी करने लगे। इन मिशंस को समझने से पहले हम दुनिया के सबसे पहले स्पेस मिशन से शुरुआत करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी हमारे स्पेस मिशंस की। सबसे पहले है फ्लाईबाय मिशंस। फ्लाईबाय मिशंस के केस में चांद के करीब से गुजरते, उसके गोल गोल चक्कर नहीं लगाते, बट हाँ उसके तरफ से पास हो जाते हैं। जनवरी 1959 यूएसएसआर ने अपना पहला फ्लाईबाय मिशन किया, लूना 1 को स्पेस में भेजा, जो कि दुनिया का पहला स्पेस मिशन था। मार्च 1959 यूएसए ने पायनियर 4 को लॉन्च किया, और इन दोनों का ऑब्जेक्टिव था कि मून के सतह को दूर से स्टडी करे। फिर अक्टूबर 1959 को यूएसएसआर ने लूना 3 लॉन्च किया, जो कि डार्क साइड ऑफ द मून को स्टडी कर रहा था। दूसरी तरह के मिशंस होते हैं ऑर्बिटर मिशंस। ऑर्बिटर मिशंस के केस में जो स्पेसक्राफ्ट है वो मून के गोल गोल चक्कर लगाता है, उसके ऑर्बिट में घूमता है, उसको कहते हैं लूना ऑर्बिट। 1966 में यूएसएसआर ने अपना पहला ऑर्बिटर मिशन किया, लूना 10। तीसरी तरह का जो मिशन होता है वो होता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में जो ऑर्बिटर है उससे एक पार्ट डिटैच होकर वो मून की सरफेस पे क्रैश लैंडिंग कराता है। अब आप ये पूछेंगे क्रैश लैंडिंग का क्या फ़ायदा। क्रैश लैंडिंग जब वो कराता है तो वो मून के बहुत क्लोज चला जाता है, जिससे उसे मून की रीडिंग्स, जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे है, वहाँ के सॉइल के बारे में जो मिलता है, वो रीडिंग्स वो अपने ऑर्बिटर को भेज देता है, जिससे वो मून के बारे में और जान पाते हैं। चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था, और इसको इम्पैक्ट मिशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, वो क्रैश करता है मून के सरफेस पे। उसी तरह का जो मिशन होता है वो होता है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन के केस में जो लैंडर मॉड्यूल है उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ती है मून के सरफेस पे। मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा इसको अचीव करने में, लगभग 15 बार यूएस और यूएसएसआर फेल हुए। तब जाके 1966 में पहला सक्सेसफुल मिशन हुआ यूएसएसआर के थ्रू, लूना 9। पाँचवीं तरह का मिशन होता है वो होता है रोवर मिशन। रोवर मिशन के केस में लैंडर मॉड्यूल में एक रोवर भी होता है। रोवर एक डिवाइस है जिसके पहिए होते हैं, जिसके थ्रू वो मून के सरफेस पे उतर सकता है और उसको और अच्छे से स्टडी कर सकता है। तो लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही रोवर होता है। लैंडिंग के बाद वो खुलता है लैंडर मॉड्यूल, उसमें से फिर एक रोवर निकलता है, उसके बाद वो मून के सरफेस पे स्टडी करता है। चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन था, जिसमें विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर था, जो कि मून के सरफेस पे 6 सितंबर 2019 को उतरता, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे, रीजंस क्या थे उसके क्रैश के, वीडियो के आगे में। जो छठे तरह का मिशन होता है वो होता है ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन के केस में रॉकेट से ह्यूमंस, इंसान जाते हैं मून के सरफेस पे, और वहाँ पे सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, रॉकेट पे बैठते हैं, और फिर वापस अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं। सबसे पहला जो सक्सेसफुल ह्यूमन मिशन था वो हुआ था 1969 में, जो कि यूएस ने किया था, और 1972 में लास्ट ह्यूमन मिशन हुआ था अपोलो 17।
इंडिया भी अपना एक ह्यूमन मिशन प्लान कर रहा है, गगनयान। पहले वो 2022 में लॉन्च होने वाला था, अभी उसको डिले कर दिया 2025 तक। आगे जो भी डिटेल्स होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा गगनयान के बारे में। चंद्रयान 2 के क्रैश का रीज़न बताया जाता है सॉफ्टवेयर ग्लिच। विक्रम लैंडर जब लैंड करने वाला था, लास्ट के 2 किलोमीटर में वो भटक गया, मतलब अपनी डिस्क्राइब ट्रेजेक्ट्री से वो थोड़ा हट गया। साथ ही साथ लास्ट के 335 मीटर 335 मीटर पे उसने अपना कॉन्टैक्ट लूज़ कर दिया प्रोपल्शन मॉड्यूल से, साथ ही साथ इसरो के कंट्रोल रूम से, जिसके चलते वो जाके क्रैश कर। चंद्रयान 2 एक लर्निंग कर्व था हमारे साइंटिस्ट के लिए, और उसको हाफ सक्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, वो अभी भी मून के अराउंड घूम रहा है। और इस चंद्रयान 3 के मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, वो चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रयान 3 के केस में जो उन्होंने गलतियां की थी और जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो उनको लेने हैं, वो ज़्यादा उन्होंने लिया चंद्रयान 3 के केस में एज़ कम्पेयर टू चंद्रयान 2। तो हम इस आगे ये देखेंगे कि वो प्रिकॉशंस क्या थे। चंद्रयान 3 के केस में जो लैंडिंग एरिया है वो काफ़ी बढ़ गया है। चंद्रयान 2 के केस में जो हमारा लैंडिंग एरिया था वो 500 मीटर इंटू 500 मीटर था। चंद्रयान 3 के केस में वो है 4 किलोमीटर्स इंटू 2.4 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा है चंद्रयान 2 के लैंडिंग। चंद्रयान 3 के केस में ज़्यादा फ्यूल लेके चले हैं, क्योंकि उसका जो 1 ल्यूनर डे होता है मून में, वो लगभग 29 दिन का होता है, जिसमें 14 अर्थ डेज जो होती हैं वो रात होती हैं और 14 अर्थ डेज जो होती हैं वो दिन होता है। तो अगर वो विक्रम लैंडर उस समय लैंड नहीं करता तो प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको सितंबर 6 के आसपास उसको लैंड कराने का था, 30 दिन बाद। क्योंकि जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो रात में लैंड करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, वो दिन में ही लैंड कर सकता है, क्योंकि रात में लगभग -232 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है मून के साउथ पोल पे। साथ ही साथ ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो रखे हैं चंद्रयान 3 में, और जो उसके लेग्स हैं लैंडर मॉड्यूल के, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, ज़्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो इनका सेंसर सिस्टम है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड है इस बार। विक्रम लैंडर उतरने के बाद उसमें से जो रोवर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर, उसके पास 14 दिन ही होंगे अपने सारे स्टडीज़ करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, क्योंकि 14 दिन के बाद रात हो जाएगी और रात में टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसमें रोवर काम नहीं करेगा। उनका जो साउथ पोल है वो अनएक्सप्लोर्ड है, और वहीं पे जो रोवर है वो जाके जो क्रेटर्स हैं उनको वो लेज़र्स के थ्रू वेपराइज करेगा, उन वेपर्स को स्टडी करेगा, और जो भी स्टडी है ये अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू इसरो के कंट्रोल रूम में आएंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो डीकेट विद मयंक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जय हिंद।